ओके, बन गया आप लोगों से? सॉल्व कर लिया आपने? यस एवरीवन, हो गया? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो देखा वो पैराग्राफ किस बारे में है? जो भी कोरोना का टाइम चल रहा था लास्ट ईयर, उस टाइम का पेपर है ये। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा था, तो वो डिस्कस किया गया है। तो मैंने वही कहा कि आप जो करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं ना, नॉर्मली पैसेज वगैरह उसी बेस पे आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बेस पे हो। और क्लर्क का पेपर थोड़ा सा इसी टाइप का आता है, नॉर्मल जनरल सेंस में आता है, पेपर इतना टफ नहीं होता इसका पैराग्राफ। तो यदि अगर पैराग्राफ करना हो तो आप स्पीड से पढ़ के कर सकते हो, बट दैट नीड्स अ प्रैक्टिस। यदि आपने 100 सेट से ऊपर लगा दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो पैराग्राफ को। यदि आपने 100 सेट नहीं लगाया, 30-40 लगाया है, तो पैराग्राफ को टच मत करना, क्योंकि आपसे होगा नहीं 20 मिनट्स के अंदर। और फिर नहीं तो फिर पैराग्राफ ही होगा, भाई कुछ और नहीं होगा आपसे। ठीक है, अगर 100 सेट्स लगा सकते हो आईपीएस क्लर्क के एग्जाम के पहले, तो फिर आप ये पैराग्राफ को टच करना। सारे उसमें जिसमें पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो आपने, पैराग्राफ भी टच किया हो, तो 100 पैराग्राफ सॉल्व किए हो तो फिर आप टच करना, बन जाएगा आपसे। बहुत जनरल रूल है इस चीज का। चलिए, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से? सी। सी, ए। ए और चलो मेरे पास 2-3 आंसर आए हैं। एक का आंसर आया ए। ए मतलब क्या हुआ? ओनली वन। और एक का है सी, ओनली थर्ड। ओके, और क्या डी भी आएगी? ठीक, ऑप्शन ई। ओके, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। सी। सी 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 सर। डी, डी, डी मतलब सेकंड एंड थर्ड। ओके, वो सेकंड एंड थर्ड, ऐसा आंसर आया है। बस 3 आंसर आ गए। अब मुझे जो आपने आंसर दिया ना उसका लॉजिक बताते जाओ। जिसने मुझे फर्स्ट बोला उसका लॉजिक बताओ, आपको कहाँ लगा फर्स्ट होना चाहिए? दे वांट टू वर्क इन ऑफिस, कहाँ लिखा है? व्हाट इज द शिफ्ट इन एटीट्यूड? उन्होंने पूछा है व्हाट इज द शिफ्ट इन एटीट्यूड। ये कहीं पढ़ा था आपने वर्ड शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एज डिस्कस इन द पैसेज? पैसेज के अंदर जो शिफ्ट इन एटीट्यूड कहीं पढ़ा आपने? वर्ड दिखा कहीं आपको शिफ्ट इन एटीट्यूड? कहाँ दिया है? फर्स्ट पैराग्राफ में सर। फर्स्ट पैराग्राफ में कहाँ दिया है? फोर्थ लाइन। हाँ, फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन क्या है? द कल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू एकोमोडेट दिस शिफ्ट इन एटीट्यूड, ये दिया है पहले पैराग्राफ में। ये दिख रहा है आपको पहले पैराग्राफ में फोर्थ लाइन? अगर थर्ड लाइन से पढ़ो तो यहाँ से दिया हुआ है, कंपनी दैट वांट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट एंड एंश्योर टीम्स आर हाईली प्रोडक्टिव नीड टू अडेप्ट their culture and technology to accommodate this shift in attitudes। मिला आपको? फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन से शुरू करो, थर्ड एंड फोर्थ लाइन पढ़ो आप। क्या दिया है? कंपनीज दैट वांट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट एंड एंश्योर टीम्स आर हाईली प्रोडक्टिव नीड टू अडेप्ट देयर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू अकोमोडेट दिस शिफ्ट इन एटीट्यूड। तो यहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि दे वांट टू वर्क इन ऑफिस? कहाँ दिया है? सर सेकंड लाइन में। हाँ, एम्प्लॉइज ऑप्शन टू द, अच्छा ये आपने सेकंड में पढ़ लिया। कंजर्वेशन अबाउट द रोल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग हैज शिफ्टेड, इट इज नो लॉन्गर इनफ फॉर कंपनीज टू ऑफर employees to option to either work from home or the office. Employee want to work from anywhere. So employee want to work from anywhere है ना, they want to work in office कहाँ लिखा है? और they want to work from home भी नहीं लिखा है, लिखा है क्या? they want to work No. from anywhere, क्या लिखा है? they want to work from anywhere लिखा है ना, सेकंड लाइन में भी देखो ना, हाँ। यस सर। employee want to work from anywhere। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनीवेयर के लिए कंपनीज दैट वांट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट, जहां पे वो करना चाहते हैं, एंड एंश्योर टीम्स आर हाईली प्रोडक्टिव नीड टू अडेप्ट द कल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू अकोमोडेट दिस शिफ्ट इन एटीट्यूड। शिफ्ट इन एटीट्यूड मतलब क्या हुआ? वो ये वाला एटीट्यूड कि एम्प्लॉय वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये शिफ्ट इन एटीट्यूड क्या है? एम्प्लॉय वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो वो कहाँ लिखा है? जो सेकंड में लिखा है उस, तो क्या दिया? ओनली थर्ड, ओनली थर्ड होगा, सेकंड नहीं हो सकता ना, होम का लिखा ही नहीं है, तो ओनली थर्ड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
तो जिनके सी है वो सही है, बाकी गलत है, ये दोनों गलत है। समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पैराग्राफ पढ़ना कैसे है, ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा ये जरूरी नहीं, यही थोड़ी आएगा पेपर में। पेपर में यू विल गेट डिफरेंट पैराग्राफ एंड दैट इज नॉट नीडेड कि आपको पैराग्राफ समझ में आए। तो व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस आरसी को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारा? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप क्या करो, ये पैराग्राफ को ना स्पीड से एक बार पढ़ लो। कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से पढ़ सकते हो इस पैराग्राफ को, जितने बड़े पैराग्राफ को? क्या लगता है कितना टाइम लगेगा आपको? सी वी हैव 10 minutes. 10 मिनट्स में ये करो मैडम, तो 10 मिनट्स में बाकी पेपर कर पाओगे? और इसमें क्या गारंटी, जितना आप करोगे पूरा सही जाएगा आपका। यू आर हैविंग 20 मिनट्स, इतना ही है ना आपके पास? इतना ही है ना? Yes. ओके, तो पैराग्राफ में अगर आपको सॉल्व करना है, देयर आर 7 क्वेश्चंस। आई कैन मैक्सिमम अलॉट यू मैक्सिमम 20 मिनट्स है आपका, जिसमें 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम दिया जा सकता है इस चीज को। इसके अंदर अगर आप सॉल्व करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू शुड नॉट टच द पैराग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस पैराग्राफ विद इन 5 to 7 मिनट्स, देन यू शुड टच द पैराग्राफ, अदरवाइज यू आर नॉट रिकमेंडेड टू टच द पैराग्राफ। समझ में आया आपको? मैं ये भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा पैराग्राफ एक बार देख लेना क्या है, कुछ भी नहीं देखना फिर आपको। उस केस में क्या करना है हमको, यहाँ कुछ बोल्ड लेटर दिए, पॉस्टिंग दिया है, और कोई दिया है? एक ही दिया है ना? ये बस हाँ। तो पॉस्टिंग को पढ़ने का, पॉस्टिंग कहाँ पूछा गया है खाली ये देखने का, कहाँ दिया गया? What is the option meaning similar to the word posting? Which one of the following questions has a meaning which is similar to the word posting? तो ये 76 कितने क्वेश्चन है? 71 से 76 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना इस पैराग्राफ में। हाँ। तो 6 में से खाली एक बन जाए तो बहुत है। अब पोस्टिंग लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? अगर सिमिलर मीनिंग तो आईएनजी वाला वर्ड होना चाहिए। Encouraging. Encouraging. पोस्टिंग का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, याद है आपको? सफिक्स एंड प्रीफिक्स बताया था मैंने। तो पोस्टिंग में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। तो आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन होगा इसमें आईएनजी लगा है। यहाँ तो पांचों में आईएनजी लगा है, अगर किसी एक में आईएनजी लगा होता और बाकी कुछ और होता तो फिर आंसर क्या होता? क्या होता? ING वाला ऑप्शन। आईएनजी वाला ऑप्शन होता है, समझ में है ना? अगर उसमें एलवाई लगा होता तो इसमें से अगर एक ही वर्ड में अगर एलवाई लगा है तो आंसर क्या होता? LY. चाहे वो सिमिलर पूछा चाहे एंटोनिम पूछा हो, सेम होता है। ठीक है, मतलब नाउन का आंसर नाउन होगा, प्रोनाउन मतलब एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब का एडवर्ब होगा, वर्ब का वर्ब होगा। इसका ध्यान रखिए, 4 ही वर्ड आते हैं ना, या तो वर्ड नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा या एडवर्ब होगा। तो जो भी वहां पे पूछा जाएगा एंटोनिम सिनोनिम, तो अगर वो नाउन है तो उसका आंसर नाउन होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, वर्ब है तो वर्ब होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब उसका आंसर होगा। ये लॉजिक है उसके पीछे। आईएनजी और वो सब लॉजिक नहीं है, बट वो सफिक्स प्रीफिक्स याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। इन चारों के सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको अपने गूगल से देख करके अपने कॉपी में लिख लेना है कि सफिक्स यूज्ड विद नाउन, सफिक्स यूज्ड विद एडवर्ब, वर्ब एंड क्या रहेगा, नाउन, एडवर्ब, वर्ब एंड एडजेक्टिव। इसी टाइप से प्रीफिक्स यूज्ड विद ऑल दिस फोर। ये चारों चैप्टर के सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद कर लो, खत्म काम। तो यहाँ पे फॉस्टरिंग का मतलब आपको पहले ढूंढना है क्या मीनिंग आएगा, और जो वर्ड आप टिक मार रहे हो भाई ये वर्ड आ सकता है यहाँ पे, उस वर्ड को उठा के वहां पे रख दो जहां पे ये वर्ड फॉस्टरिंग यूज किया गया है। कहाँ यूज किया गया है? क्या दिया है? यहाँ से दिया है ना, 91% ऑफ दोज सर्वेड एग्रीड दैट टेक्नोलॉजी इज अ की फैक्टर इन इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स एंड फॉस्टरिंग बेटर टीम वर्क, फॉस्टरिंग बेटर टीम वर्क। तो एंड के बाद आना चाहिए वर्ड, और उस वर्ड के साथ बेटर टीम वर्क जोड़ना चाहिए। तो कौन सा वर्ड है जो इसका जोड़ रहा है? असर्टिंग बेटर टीम वर्क, फोकसिंग बेटर टीम वर्क, कोलैबोरेटिंग बेटर टीम वर्क, एनकरेजिंग बेटर टीम वर्क, एडमिटिंग बेटर टीम वर्क। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है?
बस बात वहीं खत्म हो जाएगी। आप समझ में आएगी नहीं, कितना आसान हो जाता फिर। मतलब मीनिंग नहीं ढूंढना आपको, समझ में आया क्या करना है, उस जगह पर रिप्लेस करना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि फॉस्टरिंग का मीनिंग हमको नहीं पता ना, इतनी इंग्लिश आती ही नहीं हमको। आती है क्या? कितने लोगों को आती है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं अभी, कितने लोग हैं क्लास में? ईमानदारी से बता दो, कितने लोग को इसका मीनिंग पता था इस वर्ड का? देर आर 31 है, मतलब अपना लैपटॉप मुझे छोड़ दो, तो देर आर 29 स्टूडेंट। कितने लोगों को फॉस्टरिंग का मतलब पता था? पता था किसी को? पता था। पता था सर। पता था। चलो, मैं 2-4 लोगों का ही नाम आ रहा है, बाकी लोगों को ईमानदारी से बता दो, नहीं पता था ना। चलो, अगर ये वर्ड आपको पता था, कुछ नया वर्ड आ गया जो आपको नहीं पता, तो क्या करोगे? व्हाट इज ऑप्शन? छोड़ दो। तो बेटर है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। एक तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बेस पे निकाल सकते हो, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि आप क्या करो, वहां पे उस वर्ड को वहां पे जाके जो आपको आंसर लग रहा है कि आंसर इसका हो सकता है, उस आंसर को लाके यहाँ पे रख दो। एंड के बाद फॉस्टिंग। अब फॉस्टिंग के बाद अगर मान लो विथ लिखा होता, तो आपको ऐसा वर्ड ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा जिसके बाद विथ लगा सकते हो आप। अगर आगे ऑन लिखा हुआ है तो ऐसा वर्ड ढूंढना जिसके आगे ऑन लगा सकते हो। अगर फॉस्टिंग के पहले अगर एन लिखा होता, तो आपको ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा वहां पे ऑप्शन में जिसके पहले एन लगा सकते हो आप, मतलब वॉवेल वाला वर्ड होना चाहिए। अगर वो कॉन्सोनेंट वाला होगा तो आंसर हो ही नहीं सकता, भले ही आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये है, बट अगर वो वॉवेल वाला वर्ड नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एन के बाद लगाना है उस वर्ड को, और एन के बाद वॉवेल वाले वर्ड ही लगते हैं। पता है ना आपको? तो जो Yes, sir. रिप्लेसमेंट जो होगा वो आगे पीछे देख के करना है आपको, बस सब्स्टिट्यूशन करना है आपको उस वर्ड का। यू विल गेट डायरेक्टली टू द राइट आंसर। समझ में आ जाएगा आपको? तो देर आर टू वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ, आपके जो बोल्ड लेटर वाले आते हैं। इधर यू सी द पैराग्राफ की सेंस क्या है, अगर उसे सेंस समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर 2 लाइन ऊपर नीचे पढ़ के देख लो, अगर बन रहा तो कर दो, नहीं बन रहा है तो द सेकंड ऑप्शन है कि आपको इंग्लिश समझ बिल्कुल नहीं आती है, तो आगे और पीछे वाला वर्ड से देख लो किससे साथ वो वर्ड जोड़ रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है सफिक्स एंड प्रीफिक्स रहेगा, अगर आईएनजी है तो आईएनजी, एलवाई है तो एलवाई, इस टाइप से ईडी है तो ईडी वाला आंसर। अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो गेटिंग कैसे करना है इस क्वेश्चन को? Yes, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जो इसमें जो दूसरा आंसर पूछे गए हैं ना, अब जैसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द शिफ्ट इन एटीट्यूड, अब इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। हाउ, क्यों हमको नहीं पता ना कि ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। ओके। तो हमको नहीं पता ना, पहले पैराग्राफ में आगे अलग बात है, पर हमको तो नहीं पता ना कि पहले पैराग्राफ में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है, हमको थोड़ी पता। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो ये छोड़ देने के ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72, हाउ कुड कंपनीज अकोमोडेट द रिसेंट शिफ्ट इन एटीट्यूड, ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ देने का। विच इज द फॉलोइंग मेंशंस कंसर्न द कंपनीज ऑफ द अकोमोडेशन, ये भी छोड़ दो। हाउ ओल्ड कंपनीज ओवरकम देयर कंसर्न्स, ये भी छोड़ दो, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एक्सप्रेशंस टू सर्वे अबाउट ट्रस्ट, छोड़ दो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इतना से ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को पैकअप करने में, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है उतना ज्यादा, तो बेटर है फॉस्टरिंग का आंसर टिक मारो, और टिक मार के क्या करो, बोल्ड लेटर वाले टिक मारो, इंटोनेशन जो पूछा जाता है, ठीक है, और टिक मार के पूरा बाकी पेपर सॉल्व करो, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट, वो सब सॉल्व करने चलो। समझ में आया आपको? आरसी आपको तभी पढ़ना है व्हेन यू हैव द कमांड ऑन इंग्लिश, कि हाँ जो लिखा गया है 4 लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा आपको, वो लैंग्वेज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ही करना है, क्योंकि वहां पे बहुत इंटरनली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्टली आपको आंसर देख के टिक मारोगे फिर यही सब होगा, एक के ऑप्शन 4-4 ऑप्शन मारोगे, नंबर कटेंगे आप, एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस, और टाइम अलग बर्बाद होगा। समझ में आ रहा ना? फिल इन द ब्लैंक्स का एक लाइन पढ़ के एक आंसर आप भर दोगे, ऑन इन ऐड भर दोगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और पैराग्राफ में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा 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 पैराग्राफ पढ़ोगे, तब जाके 2 उसमें सही जाएंगे और 3 गलत गए, तो फायदा क्या है? 0 हो जाएगा वापस आप। समझ में आएगी नहीं आया आपको? हाँ सर। Yes, तो sir. आप तभी सॉल्व करना जब आपकी स्पीड इतनी हो कि 5 to 7 मिनट में पैराग्राफ निपटा लो। या फिर एक तरीका ये है कि अपने आप को अलॉट कर दो, मुझे 5 मिनट में जितना बनेगा उतना ही करूंगी, बाकी छोड़ दूंगी। 5 to 7 मिनट जितना बनेगा बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे पैराग्राफ, उसके बाद आगे बढ़ना नहीं है। मतलब 8वां मिनट लग रहा है और मुझे लग रहा था पढ़ के 4-5 बार पढ़ूंगी तो आ जाएगा, छोड़ दो वहाँ पे, आप मत करो, क्योंकि 4-5 बार पढ़ के भी वो गलती होने वाला है, क्योंकि अब दिमाग में टेंशन है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है।
ठीक है कि नहीं है, समझ में आया? See, we Yes, have to sir. learn. I can Yes, teach sir. you the approach, how to approach the question paper. I'm not teaching you how to solve this particular question paper. Approach क्या होना चाहिए इसको solve करने का, समझ में आ रहा है? Because this is not the paragraph that is going to come in the examination. You will always have different paragraphs. You will always have different type of questions. You always have different standard of paragraph. किसी का हाई लेवल होगा, कभी लो लेवल होगा, कभी बहुत लो लेवल होता, कहानी आ जाती है। जब कहानी वाला आया तो पक्का पढ़ लेना चाहिए। फिर 5 मिनट नहीं, 7 मिनट नहीं, 8 मिनट पहले तो भी पढ़ लो, क्योंकि मुझे मालूम सर आंसर सही जाएंगे आप। बच्चों वाली कहानियां भी आ जाती है कई बार आईपीएस क्लर्क में। हम नॉट आईपीएस पीओ, बट क्लर्क में तो आ जाती है स्टोरी वगैरह। तो अगर स्टोरी वाली है तो पढ़ लो, और स्टोरी वाली होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो कहानी एक बार में समझ में आ जाती है। समझ में आएगा नहीं आया आपको तो सॉल्व कर लेने का। तो फिर 7 मिनट या 8 मिनट भी लगे, 10 मिनट भी लगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट में आपके जो 5 से 7 आंसर है वो सही जाने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट 7 मार्क्स। 7 तो नहीं, कम से कम 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 10 मिनट्स में अगर 5 मिल जाता तो भी ठीक है। इंग्लिश में लाते ही 15-20 नंबर है। चलो एनीवे, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसका आंसर क्या होगा 72 का? हाउ कुड कंपनी एकोमोडेट द रिसेंट शिफ्ट इन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज एज डिस्कस्ड इन द पैसेज? Only B. B. क्या आएगा? B. कहाँ से मालूम पड़ रहा है आपको? They want to work from anywhere ना? किसे कुछ और ऑप्शन? किसे कुछ और आंसर आ रहा है क्या? How can companies accommodate the recent shift in attitudes of employees as discussed in the passage? सबका आंसर आ रहा है by enabling secure and remote collaboration. क्या दिख रहा है आपको? First paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन। Last line. ओके, मतलब ये जो लिखा हुआ है, and this is where the IT department can solidify its role and is valued contributor to the success of a company by implementing technology that enables secure and remote collaboration. Are you getting it? The last line, the last word of the first paragraph. So this is the right answer. कोई डाउट है किसी को? चलो next 73. Which of the following mention or your mentions the concern of the companies to accommodate the latest preference of employees for working styles? E. Both E A option. and B. E. E. Option A and B. But the lack of trust for employees, और दूसरा है perception that employees will not work hard anywhere apart from the office. तो क्वेश्चन में पूछा था which of the following mention या mentions, दो हो सकते हैं ऑप्शन ना। The concern of the company, कंपनी कंसर्न क्या, टेंशन क्या कंपनी को, क्या होगा अगर वर्क फ्रॉम एनीवेयर दे भी दिया तो सबसे बड़ा जो टेंशन है कंपनी के अंदर कि भाई क्या करेंगे एम्प्लॉयज, वो क्या है? टू एकोमोडेट द लेटेस्ट जो प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर वर्किंग स्टाइल है कि मतलब भाई वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। इसमें सबसे बड़ा जो मतलब फैक्टर है, जो कंपनी को डर बैठा हुआ है कि इसका डर है, उनको कंपनीज को डर है, एम्प्लॉयज को नहीं, कंपनीज को डर है, वो क्या है? एक तो ट्रस्ट का, लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर एम्प्लॉयज, भाई काम करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा एक परसेप्शन है कि एम्प्लॉय जो है वो हार्डवर्क नहीं करेंगे, घर पे जा करके ऑफिस में आएंगे तो काम करवा के लेंगे उनसे, लेकिन घर में क्या काम करवाओगे? ठीक है, तो दैट इज आई थिंक दैट इज द राइट आंसर। ये इज द राइट आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 73 ना? 71 का क्या था? C. सी। ओके, 72 का क्या है? B. B. 23 क्या आ रहा है? E. E. ओके, मतलब बोथ है एंड बी, है ना? चलो 74 क्या है? पैराग्राफ आसान था या टफ था, ये बताओ पहले। ये पैराग्राफ आसान था या टफ था? इजी था ना? इजी लगा? इन लोगों को Easy. इजी लगा आईपीएस क्लर्क में पैराग्राफ आप अटेंड करना, और जितने लोगों को भी टफ लगा, अगर वो 100 पैराग्राफ में प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो अटेम्प्ट करना, अगर 100 से आपका 85 भी है तो मत अटेम्प्ट करना, नंबर कटेंगे आप। और जिनको आसान लगा है वो 50 भी करके जाएंगे, उनसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है, इसी लेवल का आता है क्लर्क में।
पीओ में थोड़ा टफ आता है, क्लर्क में इसी लेवल का आता है. Might be a story or might be something like this. Okay, anyway, the 74th question. How could companies overcome their concern for the latest preferences of employees for style of working? B, B. B, E. By measuring employees for the output they E. guarantee and not the hours they have worked. ये ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये चीज है ना, दिया है ना, हाँ. हाँ, कि मतलब एम्प्लॉयज क्या है, वो देखने का ही नहीं कि वो कितने घंटे बैठा, कितने घंटे काम किया, आउटपुट देखने का, आउटपुट आया कि नहीं आया. भले उसने 4 घंटे में निकाल दिया वो काम, चलेगा. ठीक है ना. लाइक वी बिलीव इन फोकस ऑल्सो इट इज द सेम थिंग, है ना. वर्क फ्रॉम होम में ये था, भाई इतना अमाउंट करो, यू विल गेट द फुल सैलरी, निकालेंगे नहीं आपको. बट यू आर नॉट डूइंग दैट, तो उस बेस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी. So this was the right strategy that any company could follow. What is? By measuring employees for the output. कि output कितना दिया वो important है हमारे लिए, and they generate and not the hours they have worked. वो कितने घंटे काम किया उससे क्या लेना. दिन भर बैठ के मूर्ख बन के बैठे रहो, क्या मतलब निकलता है. और दिन भर लैपटॉप खोल, कई लोग तो लैपटॉप खोल के बैठे रहे कि कंपनी को यहाँ लैपटॉप चालू है, मतलब बंदा भी काम कर रहा है, और घर में पता चला सो रहे हैं वो लैपटॉप चालू करके. पता आपको? नहीं पता. ऐसे भी किया है. तो कंपनी जो कंसर्न है वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें रूल है. उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर दिया था कि अगर 5 मिनट से कोई एक्टिविटी नहीं हुई लैपटॉप पे, तो उनको इंटीमेट हो जाता था ये लैपटॉप पे कोई नहीं है. अगर 5 मिनट से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब कोई कीपैड वगैरह नहीं दबाया आपने, मतलब सो रहे हो तो हर 5 मिनट में आके दबा के जाओ. ठीक है. ऐसी टेक्नोलॉजी भी कई लोगों ने यूज किया था. एनीवे, तो व्हाट इज द राइट आंसर? B. 74 का बी. Okay. 75. Which of the following opinions, as expressed in the survey about solving the trust and perception concern of the companies in accommodating the latest preference of employees for style of work, have received more than 91%? A. A, A. A. तो फॉस्टरिंग बेटर टीम वर्क वाला जो लाइन था ना, जहाँ फॉस्टरिंग यूज किया गया था, क्या आंसर आएगा 75 का? A. A option. कंफर्म है? इन्वेस्टिंग इन Yes, sir. टेक्नोलॉजी 75 का ए. और कोई ऑप्शन किसी के दिमाग में है? कौन सा? डी. ऑप्शन डी बताओ क्यों गलत है. तो ये तो पता, ये सही है. डी क्यों गलत है बताओ आप मुझे. ऑप्शन ए एंड सी भी ले लिया आपने. सी क्या है? एंसरिंग द सेम पॉलिसीज आर अप्लाइड टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ सीनियरिटी. कहाँ दिया है? Ensure the same policies are applied to everyone in the business regardless of seniority or the situation, and provide guidelines on how to manage working from anywhere. But ये 91% or 90% of those surveyed agreed that technology is the key factor in improving relationships and fostering better teamwork. How? Question क्या पूछा गया है? Which of the following opinions, as expressed in the survey about solving the trust and perception concerns of the company in accommodating the latest preference of employees? So what is the following which of the following opinions as expressed in a survey about solving the trust and perception? ट्रस्ट एंड परसेप्शन वाले सर्वे में क्या बोला गया? ये ट्रस्ट एंड परसेप्शन वाला सर्वे था क्या? Countries like Brazil lead the pack. 80% of the employees adopt anywhere working model. Constituents respond used to communicate several times a day. They are asked how the company could improve trust and perception to anywhere model. The most popular word to achieve workers technology. देखो, इनसे पूछा गया तो एम्प्लॉयज ने बोला, बट सर्वे में ऐसा नहीं है. क्वेश्चन में सर्वे के बारे में पूछा गया, बस वही गलत हो गया, बाकी सही बोल रहे हो आप आंसर.
यू आर राइट। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगर ये सर्वे वर्ड हटा दिया जाए तो यू आर ऑल्सो राइट, इट शुड बी ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियंस एज एक्सप्रेस्ड लिखा रहता है, सर्वे नहीं लिखा होता है, अबाउट सॉल्विंग द ट्रस्ट एंड परसेप्शन कंसर्न ऑफ द कंपनी। तो बिल्कुल सही जवाब ए भी आंसर है, सी भी आंसर है। आंसरिंग द सेम पॉलिसी अप्लाइड टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ सीनियरिटी, वो है वहां पे। ठीक है, और इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी भी है, बट डिफरेंस क्या पे है? सर्वे में जो क्वेश्चन पूछा गया एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, जो पूछा गया उसके बारे में बताओ। सर्वे में ऐसा कहीं बात की गई है क्या? नहीं, वो एम्प्लॉय से पूछा गया तब उन्होंने नहीं। बोला। एम्प्लॉय से पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये ऑप्शन है। बट जब सर्वे के बारे में, सर्वे में सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया कि इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। तो ए विल बी द राइट आंसर, इसलिए डी गलत हुआ। समझ में आया आपको? अदरवाइज डी सही होता। यदि अगर यहाँ क्वेश्चन से सर्वे वर्ड हटा दिया जाए तो डी इज ऑल्सो द राइट आंसर। समझ में आया? दैट्स गुड। चलो, फॉस्टिंग का तो हो ही गया। अभी समझ में आया आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है? चलो, Yes, sir. Yes, आई sir. एम सेंडिंग यू अनदर पैराग्राफ, देता हूँ आपको दूसरा पैराग्राफ भी, उसका भी सॉल्व करो आप। मम्मी भेज दो ना, फॉर्मेटेड आईपीएस भेजा मैंने, सारे ग्रुप में डाल दो। दादर मैंने डाल दिया, आप डाल दो बाकी।
मिला सबको? पैराग्राफ मिला? Yes, sir. मिला पैराग्राफ मिला सबको? Yes, sir. रीड करो आप। देखो इतना बड़ा पैराग्राफ आता है ना, इसमें फायदा ये है कि इसमें 3-3 आपके वो पूछे गए हैं, एंटोनी सिनोनिम्स। तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो 3-4 क्वेश्चन करके आगे निकल जाओ, है ना। नो नीड टू सॉल्व द पैराग्राफ। आपको स्ट्रेटजी समझ में आ रही है? इफ यू आर एबल टू रीड दिस पैराग्राफ इन 5 to 7 मिनट्स देन इट्स ओके। अदरवाइज क्या करो आप, जस्ट रीड 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट में दिए ना, वर्ड पूछेगा बोल्ड लेटर्स वाले, बस वो करो और आगे निकल जाओ।
आपका हो जाए तो बता दीजिए मुझे। Done, sir. होगा sir. हो गया सबका, हो गया, हो गया सब लोगों का। Yes, sir. Shall we start the questions? Sure. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। What is the first question? According to the passage, which among the following statements, according to the passage, which among the following statements is true?
अब ये पढ़ने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन Okay. पहले अटेम्प्ट नहीं करते हम लोग, नहीं पहले अटेम्प्ट करते ही नहीं है, और कर लिया तो अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या है। व्हाट इज आर द कॉज ऑफ इनकम्पिटेंसी इन स्लीप डिप्राइव्ड इंडिविजुअल ब्रेन। ये फिर भी ठीक है, एक सिंगल लाइन से देख के आप बता सकते हो कहाँ पे आंसर है इसका। बट पहला वाला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सारे स्टेटमेंट पढ़ने के लिए सारे स्टेटमेंट की लाइनों को ढूंढना पड़ेगा। तो दैट इज बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, समझ में आ रहा, हमारा टाइम बचेगा। अगर हमने लास्ट में अगर फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ भी दिया एक क्वेश्चन तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। गेटिंग माय पॉइंट, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टिक मारने के लिए आपको सारे लाइन जितने भी दिए हैं ना, 3 लाइनें दी हैं, तीनों लाइन को ढूंढना पड़ेगा, तीनों लाइन को देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा सही है गलत। यू आर वेरी क्लियर विद थॉट्स कि एक बार आपने पैराग्राफ पढ़ लिया और आपके दिमाग में इंग्लिश में समझ में आ गया, जैसे पूरा होता है ना सेंस थॉट समझ में आ गया, देन इट इज इजी। बट अगर आपको थॉट्स पूरा समझ में नहीं आया और आपको पैराग्राफ में जाके दोबारा ढूंढना है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट था, जब 3 लाइनों को वेरीफाई करना आपको। तो बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन एट द प्रायर लेवल। और उसके बाद अभी हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर। देन थर्ड है चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। ये बहुत अच्छा वर्ड दिया हुआ है। ड्रॉप बैक, ब्रेक आउट, कम फॉरवर्ड, बाउंस बैक, फॉल आउट। चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब टू फिल द गिवन ब्लैंक ए। कहाँ पे दिया ब्लैंक ए? Last paragraph. Okay. The simplest and easiest way to treat sleep deprivation is sleep more because it is acute and chronic condition. A quality good night sleep will help an individual dash effectively. Bounce back. D option. D. Bounce back. Bounce back. बाउंस बैक हो ना, कम फॉरवर्ड तो नहीं आएगा इसमें, ब्रेकआउट भी नहीं होगा, ड्रॉप बैक भी नहीं होगा, कि नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, फॉल आउट भी नेगेटिव वर्ड दिख रहा है। बाउंस बैक मतलब वापस आ जाएगा, रिजुविनेट हो जाएगा, वही है ना, बाउंस बैक हो जाएगा। दैट इज राइट। तब देखो ये आसान क्वेश्चन मिला ना। टाइम कितना लगा हमको? पहले क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है या थर्ड में ज्यादा लगता है? लेकिन अगर हमने पहले क्वेश्चन में अगर हमने 3 मिनट गवा दिया होता तो हम थर्ड देख भी नहीं पाते क्या पूछा गया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो जाता है कि हमने क्या किया, 30 क्वेश्चन है हमारे पास, 30 में से हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा टाइम देने की वजह से जो 5-10 आसान वाले बन जाते हैं उतने टाइम में, वो हम नहीं कर पाते कई बार। तो इंग्लिश में आप ध्यान रखना, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वेर यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा आंसर यहाँ तो सही जाएगा। डोंट गेट इंडल्ज इनटू दैट टाइप क्वेश्चन जहाँ पे चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो कि हम तो आंसर निकाल के जाएंगे। डोंट टेक इट ऑन ईगो, आंसर तो हम निकाल के जाएंगे, पढ़ लिया पैराग्राफ का हम तो कुछ भी निकाल देंगे, मेरे को तो इंग्लिश आती है, मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, ये पढ़ी हूँ, ठीक है। तो डोंट गो बाय दैट ईगो। क्वेश्चन थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। आप अगर इंग्लिश में 30 में से 5 से छोड़ भी देते हो तो फर्क नहीं पड़ता है। बट आपने जो 25 किया है या 22 किया है या 15 भी किया है, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। आप मैथ्स और रीजनिंग में खींचो नंबर आप, अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो, और अगर इंग्लिश अच्छा है तो मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा बहुत कम होगा, चल जाएगा। तो यू हैव टू कंपनसेट योर मार्क्स विद इन these 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो बेटर यू एनालाइज योर ओन सेल्फ कि आपका सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड द सब्जेक्ट विच इज मोर स्ट्रॉन्ग यू हैव टू गिव अ लिटिल बेटर प्रैक्टिस ऑन दैट, ताकि आपको अगर रीजनिंग है तो 35 में 35 आ जाएगा। तो मैथ्स में फिर आपके 25 पे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम और पूरे छोड़ दो आप। गेटिंग इट? और इंग्लिश का जो है मतलब 15-20 नंबर ले आओ। हमारा एवरेज नंबर कितने आने चाहिए? 65 to 70 के बीच में मार्क्स आने चाहिए मेरे, अभी कोई भी मतलब फ्री के एग्जाम। इतना आप लेके आते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब मेरे पास कितने क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ? 35 टू कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों मिला करके। मतलब तीनों क्वेश्चन कितना आते हैं? 35, 35 और 30। तो अगर यहाँ से मैं 30 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ तो एवरेज में 10-10 क्वेश्चन सब में छोड़ सकता हूँ। छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ? और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा तो वहां मैं 15 छोड़ दूंगा। तो अगर मैं इंग्लिश में 15 भी छोड़ता हूँ तो भी कितना नंबर लेना है मेरे को? 15। मैथ में कितना लेके आना है? 25। और रीजनिंग कितना लेके आना है? 25। तो 25, 25, 50 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, आई विल गेट 65। तो एक आध नंबर किसी में ज्यादा आ जाएगा, 25 के। अगर रीजनिंग अच्छी है, देखिए अगर आपने एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो रीजनिंग अच्छा है, 35 में से अगर आपके 33 आ गए तो इट इज फार बेटर मार्क्स। देख लो, या 15 ही नंबर आया, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नंबर लेके आए। पर अभी कितना हो गया आपके? पूरा कैलकुलेशन चलना पड़ता है एग्जाम में। कितना होगा? 73। इट इज फार बेटर मार्क्स, कंफर्म सिलेक्शन है आपका फिर राउंड पे। मेरे को इंग्लिश में बहुत नंबर लेके आया क्या? कितना नंबर लेके आया मैं इंग्लिश? 15 नंबर।
मतलब कितने क्वेश्चन छोड़ सकते थे इंग्लिश में? 15 क्वेश्चन, लेकिन जो आपने 15 किए पूरे सही जाना चाहिए। अगर आपको डाउट है इसलिए 20-22 क्वेश्चन करके आते हैं कि अगर एक आध गलत भी हो एक आध सही हो जाए तो एटलीस्ट कट पेट के हमारे 15 आ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा ब्लफ नहीं कर सकते आप। अगर 30 क्वेश्चन करके आओगे ना तो आपको नंबर आएंगे 5-6 नंबर। 2-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको चॉइस बेस पे कि शायद ये आंसर होगा, क्योंकि सही हो गया तो 1 नंबर मिल जाए, गलत होगा तो 0.25 कटेगा। तो थोड़े बहुत कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं करने का। तो 15 यहाँ पे आना चाहिए, 25 यहाँ आ गया आपके मैथ्स में, और यहाँ पे 33 आ गया, हो गया काम आपका 73। कंफर्म सिलेक्शन आपका प्री में। तो स्ट्रेटेजी वाइज जाओ, कुछ भी मत करके आना एग्जाम में कि नहीं मैं तो पहले इंग्लिश ही करूंगा या मैथ्स ज्यादा करूंगा, रीजनिंग ज्यादा करूंगा। अभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप सारे सब्जेक्ट को एज एन एवरेज पढ़ के जाना, अदरवाइज वैकेंसी खाली है मेरे यहाँ पे। एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करोगे तो टीचर बन जाओगे, सारे सब्जेक्ट में एवरेज रहोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे, तब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप डिसाइड कर लो गवर्नमेंट जॉब करना है टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए यू हैव टू मास्टर इन वन सब्जेक्ट, और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू बी एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट। किसी में मास्टरी नहीं बट एवरेज सब में है, तो बेटर बी एन एवरेज स्टूडेंट। इंटेलिजेंट लोग इसलिए फेल होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अगेन यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा ट्रू बताने के लिए, सारे ऑप्शंस को देखने पड़ेंगे मुझे। छोड़ो इस क्वेश्चन को। हाउ कैन वन सेफगार्ड वन सेल्फ, कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल एक लाइन है। हाउ कैन वन सेफगार्ड वन सेल्फ फ्रॉम स्लिप डिप्राइवेशन, क्या कर सकते हैं? गेट रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे, ऐसा कहीं लिखा है क्या? रेगुलर E एक्सरसाइज answer करें है। क्या? रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस राइट बिफोर बेड, ये लिखा है। लिमिटिंग द कंजम्पशन ऑफ Yes, sir. अल्कोहल लिखा है, Yes, sir. हाँ, Last लिखा है क्या paragraph अल्कोहल में, वाली बात? ये ऑप्शन। last paragraph में, blank space के बाद वाला। हाँ, वो गैजेट्स वाला भी बात लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग गैजेट्स वन बेटर स्लीप, गैजेट बिफोर बेड टाइम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैलेंस डाइट अवॉइडिंग अल्कोहल, वो लिखा हुआ होता है ना। All 1, 2, फाइटनेस 3. स्ट्रेस ईटिंग हेल्दी, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो विच वन इज द राइट आंसर? ई। E. पी। ठीक है, ये बन गया मुझसे। तो मैंने कितने क्वेश्चन बना लिया अभी तक? मैंने जो स्पीड से बन गया मेरे 2 बन गए ना, हाँ, थर्ड और फिफ्थ 2 बन गए। अब ये इधर से 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे पास, 3 ये कर लो। तो थर्ड और फिफ्थ 2 क्वेश्चन वहां बन गए, 3 ये बन गए। इसमें टाइम मेरा कितना लगेगा? बहुत कम लगेगा, मैंने पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन मेरे स्पीड से बन गए। मैं क्यों मरूं वो बाकी 3 क्वेश्चन के लिए? 8 है ना, वो 3 क्वेश्चन के लिए क्यों मरूं? छोड़ दो 3 क्वेश्चन। आर यू गोइंग टू गेट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन इंग्लिश? जस्ट लेट मी नो। आने वाले हैं क्या? नो सर। No. तो व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन? छोड़ दो ना 3 क्वेश्चन को, नहीं करते हैं हम लोग। मैंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लेकिन आपने पढ़ लिया था तो आपने ईमानदारी से सारे कुछ कर दिए होंगे, भले सही हो गलत देखा जाए सर बताएं, बट वहां कोई सर बताएंगे नहीं, वहां पे आईपीएस वाले आपको मार्क्स देंगे, ठीक है ना। वहाँ गलत सही नहीं बताया जाएगा, सीधा नंबर मिलेगा आपको, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बताया जाएगा आपको। तो बेटर है कि आप छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मुझे नहीं पता आंसर क्या है उसका। क्यों पढ़ूँ पूरा पैराग्राफ को इतना ज्यादा डेप्थ में? मैंने सिर्फ हल्का फुल्का पैराग्राफ पढ़ लिया कि जो आसानी से जो क्वेश्चन एक बार झटके में बन जाएगा, 4 ऑप्शन पढ़ करके मैं टिक मार दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन और आप कर सकते थे, सेकंड वाला ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट जुड़ने वो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, मेरे पास नहीं नहीं, लेकिन आप अगर मैं ट्रू की बात करूं तो बाकी लोगों, बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको गलत करने के लिए भी देखना पड़ेगा ना मुझे। आप बोलो पहले वाले में आंसर है, पहले वाले में हो सकता है पहला वाला लाइन सही दिया हो, लेकिन दूसरा वाला जो लाइन है वो कहीं लिखा कि नहीं लिखा मुझे क्या मालूम। इसका ध्यान रहेगा कि मुझे पैराग्राफ में, तो बेटर नॉट टू गो विद दैट। और ये जो था सेकंड वाला क्वेश्चन, विच और इज कॉज ऑफ इनकम्प्लीट स्लीप डिप्राइव्ड इंडिविजुअल ब्रेन, कहीं लिखा है क्या? क्लियरिंग आउट बेटा एमोलॉइड रेसिप्ट कॉन्जुक्टिव एक्टिविटी, स्लीप डिप्रेशन लीड्स टू डाउनस्ट्रेस टायर्डनेस एंड रिड्यूस अलर्टनेस, रिडक्शन ऑफ द रिग्रोथ, कहीं लिखा है ऐसा आंसर? इसका क्या आएगा सेकंड में? Third कुछ paragraph समझ में आ में रहा है answer क्या? है इसका। थर्ड पैराग्राफ में दिया ना, ड्यूरिंग स्लीप रीजनरेशन ऑफ नर्वस हैपेंस इन द cerebral cortex, thus in sleep deprived individuals the brain falls to function optimally। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आंसर भी यहाँ पे ठीक मार सकते थे, तो मतलब मेरा 3 बन जाते हैं यहाँ पे। तो खाली वो 2 छोड़ता है जहाँ पे मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा बार बार, बार बार इन द सेंस एक बार तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब उसके आंसर को ढूंढने के लिए बार बार जाके देखना पड़ेगा मुझे कि इसमें कौन कौन सही है नहीं है। मैं नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चन को, आई विल लीव दैट 2 क्वेश्चन। और ये सेकंड वाला भी अगर मुझे थोड़ा इंग्लिश अगर आती है तो आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज ये भी छोड़ दूंगा।
मैंने अटेम्प्ट इसलिए कर लिया, मुझे लगा कि मेरे से बन जाएगा, नहीं तो मैं ये भी छोड़ देता। अब वो 2 क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं, अब मैं सीधे चीज पे आ जाऊंगा, सफिशिएंट का मतलब क्या है। तो सफिशिएंट कैसे टिक मारूं मैं? नहीं, एडिक्वेट मतलब नहीं है, सफिशिएंट कहाँ पूछा गया है, कहाँ दिया, बोल्ड लेटर में दिया गया होगा ना। तो ये पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, एज एडल्ट रिक्वायर 7 to 8 hours of peaceful and quality per day sleep. Deprivation can define inability to complete the sufficient sleep time required by the person. तो आपको ये देखना है, ऐसा वर्ड होना चाहिए सफिशिएंट की जगह पे, टू कंप्लीट द डैश स्लीप टाइम। अब ये फिल द ब्लैंक बना लो इसको, टू कंप्लीट द डैश स्लीप टाइम, टू कंप्लीट द many sleep time, to complete the adequate sleep time, to complete the restricted sleep time, to complete the limited sleep time, to complete the wanting sleep time. क्या बेटर लग रहा है आपको? Adequate. अब समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? Yes, sir. क्या किया मैंने? I've converted that particular line into fill in the blanks. ठीक है, पहला काम किया मैंने। दूसरा काम क्या है? Sufficient. What is this word sufficient? Is this a noun, adjective, verb या adverb? चारों में से कौन सा है sufficient word? क्या है sufficient? क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, तो जो आंसर होगा वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एडिक्वेट जो आप आंसर बता रहे हो, तो वो एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है? एडजेक्टिव। Adjective. तो एडजेक्टिव ही है ना, इनफ एडजेक्टिव होता है ना, तो एडिक्वेट भी एडजेक्टिव है। तो हाँ। एडजेक्टिव में इसके आंसर होने के चांसेस अब 99% में पहुंच गए आप कि हाँ आंसर सही होगा, क्योंकि आपको जो पूछा गया वो भी एडजेक्टिव है और जो आंसर आप बता रहे हो वो भी एडजेक्टिव है, तो चांसेस है कि आपको सही हो जाए। और भी कुछ वर्ड है जो आंसर एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए, तो मेनी भी एडजेक्टिव ही होता है, मेनी बैग्स। और कैसे मालूम पड़ेगा एडजेक्टिव है कि नहीं है? अगर मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे मेनी, अब ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, इससे कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को? एक तो तरीका सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे, लेकिन मेनी में सफिक्स प्रीफिक्स क्या दिखेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मेनी के बाद अगर मैं नाउन लगा पाऊं तो फिर ये एडजेक्टिव होगा, अगर मैं नाउन नहीं लगा पा रहा हूँ तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है। तो बस मेनी के बाद नाउन लगा सकता हूँ क्या? मेनी बुक्स बोल सकता हूँ ना, तो बुक्स क्या है? नाउन है, मतलब मेनी क्या हो गया? एडजेक्टिव है। ओके, एडिक्वेट फूड, तो फूड क्या है? नाउन है, तो एडिक्वेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, एरिया क्या है? नाउन है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड क्या बोल सकते हैं? एरिया हो सकता है, और रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर है, तो सेक्टर क्या है? नाउन है नहीं ना, सेक्टर क्या है मैं पूछ रहा हूँ। एरिया क्या है? एरिया कौन सा वर्ड है? एरिया नाउन है कि एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है? नाउन। नाउन है, तो रिस्ट्रिक्टेड भी आपका एडजेक्टिव हो गया। लिमिटेड रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस क्या हो गया? या लिमिटेड थिंग्स, बोल ही रहा हूँ, थिंग्स, थिंग्स क्या होता है? नाउन, तो लिमिटेड भी आपका एडजेक्टिव है। अभी समझ में आ रहा है? मतलब जितने ऑप्शन दिए सारे एडजेक्टिव ही हैं, टेंशन मत लो। वांटिंग का मतलब क्या होता है? नीड ऑफ समथिंग, नीड ऑफ समथिंग, तो बोले नीड ऑफ समथिंग, वांटिंग समथिंग, तो समथिंग क्या हो गया? समान हो गया, नाउन हो गया। तो वांटिंग भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए सारे ऑप्शन एडजेक्टिव है। लेकिन आपको समझ में आया एडजेक्टिव कैसे मालूम पड़ेगा? क्या करो, आगे वर्ड के आगे नाउन लगा के देखो, अगर नाउन लग रहा है मतलब सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है जिसके लिए, बिकॉज एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। समझ में आएगी नहीं आया? तरीका समझ में आया मैं कैसे पता करता हूँ चीजों को? कि मुझे थोड़ी मालूम भाई एडिक्वेट रिस्ट्रिक्टेड वर्ड लिखा है एडजेक्टिव है कि नहीं, मुझे क्या मालूम? इतना इंग्लिश नहीं आती है कि मैं एक वर्ड के बारे में पता रखूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। तो मैं एडजेक्टिव के डेफिनेशन पे जा रहा हूँ मैं। हमने डेफिनेशन सिर्फ रटा था 2 नंबर के लिए ना, कि राइट डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन समझा नहीं था तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो सारे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को डिफाइन करते हैं, मतलब उनको क्वालिफाई करते हैं, दे आर टर्म्ड एज एडजेक्टिव। तो मेनी बुक्स, तो बुक्स के बारे में बता रहा है कितनी है, तो मेनी है, तो ये मेनी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो मतलब अगर ये जो वर्ड दिया हुआ है इनके बाद अगर नाउन लगा सकते हो, मतलब नाउन के पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए? वो एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा सफिशिएंट का? एडिक्वेट, बी इज द राइट एडिक्वेट। आंसर। इंड्यूस, व्हाट अबाउट इंड्यूस? नहीं, पैराग्राफ में देखो कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल एनकरेज। लास्ट क्लास में दिया है ना।
पहले लाइन के ऊपर दिया ना, स्लीप लॉस ऑल्सो ब्लंटेड एक्टिविटी इन ब्रेन रीजन्स दैट नॉर्मली इंड्यूस सोशल एंगेजमेंट। तब आपको क्या करना है, अगेन फिल इन द ब्लैंक बनाओ पहले इसका। इन ब्रेन रीजन दैट नॉर्मली डैश सोशल एंगेजमेंट, दैट नॉर्मली डैश सोशल एंगेजमेंट, दैट नॉर्मली hasten social engagement, that normally inspire social engagement, that normally क्या था, that normally encourage social engagement, और क्या ऑप्शन दिया है, that normally advocate social engagement, that normally evaluate social engagement। तो बेटर ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, वो भी देखो। मतलब आपको ये एंटोनिम सिनोनिम की मैंने क्या बनवा दिया इसको, आई मेड इट इनटू फिल इन द ब्लैंक्स। और आपको वो भी देखना है कि इंड्यूस क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, अब यहाँ तो इंड्यूस का मीनिंग ही नहीं पता, मुझे क्या मालूम पड़ेगा। अब इंड्यूस के बाद क्या दिया है और इंड्यूस के पहले क्या दिया है, उससे मालूम पड़ेगा इंड्यूस क्या है। नॉर्मली इंड्यूस, तो नॉर्मली क्या होता है, एलवाई क्या होता है, एलवाई क्या होता है, एडवर्ब। इधर वाला वर्ड एडवर्ब है, तो एडवर्ब किसको डिफाइन करता है, एडवर्ब डिफाइन करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, या खुद एडवर्ब को भी करता है कि नहीं करता है। Yes. Yes, sir. Adverb is a word which qualifies adjective, verb और adverb itself। मतलब यहाँ पे नाउन को डिफाइन नहीं करता है, एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब है। मतलब ये तो कंफर्म है कि इंड्यूस जो वर्ड है, नॉर्मली के बाद इंड्यूस लगा, तो इंड्यूस जो वर्ड है या तो वो एडजेक्टिव है, या तो वर्ब है, या एडवर्ब है, बट नाउन नहीं है, नाउन नहीं है इंड्यूस। जबकि आखिरी में सी लगा हुआ है, नॉर्मली सी वाले वर्ड क्या होते हैं, नॉर्मली सी जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। चॉइस, रिजॉइस, है ना, नाउन होता है। बट इंड्यूस क्या है यहाँ पे, इंड्यूस क्या है यहाँ पे, Inspire. इंड्यूस क्या है यहाँ पे, Verb है। पक्का। अभी समझ में आया कि नहीं आया, अभी समझ में आया आपको, आप मुझे बताओ समझ में आया आपको, इंड्यूस कैसे निकाला मैंने। नॉर्मली इंड्यूस बताया ना आपको, चॉइस है, सी लगता है, सर्विस है, रिजॉइस है, ये सब क्या मैंने बताया था, लास्ट में सी लगा क्या होता है, सफिक्स टू क्या होता है, नाउन होता है। बट यहाँ पे एज ए पैराग्राफ में वो एडवर्ब के बाद लगा है, तो एडवर्ब के बाद नाउन लगता है क्या, पहले मुझे ये बताओ, नहीं लगता है। तो इंड्यूस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब में कुछ होगा। Verb. तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव होता है ना, तो आगे इंड्यूस सोशल एंगेजमेंट, और यहाँ पे वर्ब है अगर हम कहते हैं, तो नॉर्मली के बाद नॉर्मली इंड्यूस सोशल एंगेजमेंट। तो एडवर्ब के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, एडवर्ब, इंड्यूस एडवर्ब है क्या, नहीं है, इंड्यूस में तो एडवर्ब तो नहीं है। ओके, अब बचा हमारा वर्ब या एडजेक्टिव। क्या होगा फिर, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं आपके लेवल पे आके देख रहा हूँ चीजें, मुझे पता है वो इंड्यूस जो है वर्ब है, आपने सही कहा है, लेकिन आपको समझ में आया, बाकी लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता बाकी लोग समझ में आएगा नहीं आया। तो मेरे नजर में अभी भी डाउट में हूँ कि सर इंड्यूस वर्ब है या एडजेक्टिव है, नहीं समझ में आ रहा है। एडवर्ब तो नहीं है, समझ में आ गया मुझे। इट्स नॉट अबाउट द आंसर, आप बताओ मुझे इंड्यूस का मतलब क्या निकला, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसका, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड दैट डिपिक्ट द मीनिंग ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड, मीनिंग मतलब सिनोनिम्स है ना। तो इंड्यूस, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि चलो ये समझ में नहीं आया मेरे को, कि अभी मेरे पास दो आउट है कि एडजेक्टिव है या फिर वर्ब, कोई एक दो है, बाकी नाउन नहीं समझ में आ गया मुझे, ठीक है, एडवर्ब नहीं है, वो भी समझ में आ गया मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंड्यूस जो है, अब यहाँ पे देखना है इंड्यूस पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है, बताओ मुझे। Sleep loss also blunted activity in brain regions that normally induce social engagement। तो मुझे बताओ यहाँ पे इंड्यूस नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है, Positive. Positive. Sleep loss blunted activity in brain regions
that normally induce social engagement. क्या करता है मतलब इंस्पायर करता है, सोशल एंगेजमेंट इंकरेज करता है, एडवोकेट करता है, इवेलुएट करता है, हैसन करता है, क्या करता है सोशल एंगेजमेंट को? सोशल एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? सोशल एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इतना समझ में आ रहा होगा। सोशल एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम में एंगेज होना मतलब क्या होता है? उसमें लगना। और सोशल एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना। अब ये ऐसा मिलना जुलना क्या करेगा? नॉर्मली क्या करेगा उस चीज को? इंकरेज करेगा। हैसन मतलब क्या होता है? जल्दी नहीं समझ में आता, मेरे नहीं पता हैसन का मतलब। इंस्पायर करेगा मिलने जुलने के लिए, या इंकरेज करेगा, या एडवोकेट मतलब क्या होता है? सपोर्ट करेगा, या इवेलुएट करेगा। कैलकुलेशन है क्या जो इवेलुएट करेगा? क्या करेगा सोशल एंगेजमेंट आपके हिसाब से? बेटर ऑप्शन क्या लग रहा है? इंकरेज। तो एनकरेज इज द राइट आंसर। अभी समझ में आपको कैसे मालूम पड़ेगा? और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इफ यू हैव डाउट विद द अदर ऑप्शन, लीव दैट क्वेश्चन। क्या करना है आपको उसके बाद? लीव दैट क्वेश्चन। ये नहीं कि भाई सर ने बोला था ये तो कर ही सकते हैं ना, हम लोग करना ही है। इसमें अगर आपको तीन में से अगर एक भी बनता है ना तो मोर देन सफिशिएंट है। डोंट गो फॉर द अदर ऑप्शन, छोड़ दो फिर आप। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इतना दिमाग में बैठाना है। इंग्लिश में मिनिमम कितना चाहिए हमको? कितना चाहिए? 15। अगर 15 के ऊपर आप कंफर्टेबली जा रहे हो तो डोंट गो विद द ब्लफ आंसर। हाँ, अगर आपको 20 तक आ गए हैं देन यू कैन पुट सम, मतलब 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार दो बिना देखे, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ के जहाँ आपको लग रहा है वो मार दो कि अगर अगर गलत होगा भी तो 20-21 नंबर आपके आए हुए हैं। अगर एक नंबर कट भी गया, 4 क्वेश्चन गलत है तो चल जाएगा, एडजस्टेबल है कि 20 मार्क्स आ गए। बट व्हेन ऑलरेडी यू आर एट बॉर्डर लेवल, 15-16 ही आपसे बन रहे हैं और उसमें भी आप उल्टा पुल्टा टिक मार के आ जाओगे तो यू विल गेट 8, 9, 7 ऐसे मार्क्स आएंगे एंड यू विल लूज द दैट पर्टिकुलर प्री एग्जाम। तो बेटर है कि वैसा गलती ना करें, है ना? व्हेन यू हैव क्रॉस 20 विद फुल फ्लैश थिंग्स इन योर माइंड कि हाँ मैंने जितना किए हैं इट इज करेक्ट एज पर योर विजन। तो अगर एक आध गलत फिर भी हो जाता है फिर भी यू विल बी गेटिंग मोर देन 15 मार्क्स। बट अगर आपने उल्टा पुल्टा मार दिया, बने 8-10 हैं उसका सब उल्टा पुल्टा मार दिया तो समझ लो पक्का फेल हो आप। क्या आंसर आएगा इसका? एनकरेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिपिक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स? रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का अपोजिट वर्ड बताना है आपको। पहले तो मुझे ये बताओ रिप्लेनिश वर्ड दिया कहाँ पे पैराग्राफ में? रिप्लेनिश ये दिया हुआ ना, ओके। You probably already have some understanding of the benefits of rest and the cost of not getting it. Sleep allows us to consolidate and store memories, process emotional experiences, replenish glucose, the molecule that fuels the brain, and clear about beta amyloid, the waste product of the built up in the Alzheimer's patients and describe conjunctive activity. Okay. So replenish glucose. Replenish glucose. अब मुझे बताओ इमोशनल प्रोसेस, इमोशनल एक्सपीरियंस, रिप्लेनिश ग्लूकोज। तो ये मुझे बताओ पहले, स्टोर मेमोरीज ये क्या काम है? यूज्ड टू कंसोलिडेट, स्टोर मेमोरीज, प्रोसेस इमोशनल एक्सपीरियंसेस, रिप्लेनिश ग्लूकोज। ये सब उसी जैसे ना, इमोशनल एक्सपीरियंस जैसा ही है ना, मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस के जैसा ही ये वर्ड भी है ना, रिप्लेनिश ग्लूकोज कैसा करता है। तो रिप्लेनिश ग्लूकोज, पहले मुझे बताओ ग्लूकोज क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब? नाउन है। Noun. नाउन। तो रिप्लेनिश क्या हो गया? Verb. रिप्लेनिश ग्लूकोज। तो रिप्लेनिश कर रहा मतलब काम कर रहा है ना कुछ ग्लूकोज के साथ। ओके। इमोशनल एक्सपीरियंसेस में इमोशनल क्या कर रहा है? प्रोसेस इमोशनल एक्सपीरियंसेस। प्रोसेस इमोशनल एक्सपीरियंसेस में प्रोसेस इमोशनल एक्सपीरियंसेस, तो प्रोसेस क्या कर रहा है? वही जो प्रोसेस वर्ड है उसी जगह पर रिप्लेनिश है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मैं वो नहीं जानता था। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोसेस क्या है? ओके। प्रोसेस आपका वर्ब है। देन आगे और अभी डाउट है तो स्टोर मेमोरीज में स्टोर क्या कर रहा है? स्टोर क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रिप्लेनिश क्या है, वर्ब है कि नहीं है, तो मैंने प्रोसेस पे गया, वो भी नहीं समझ में आया। मैं स्टोर पे जाऊंगा, उसके बाद नहीं समझ में आया तो मैं कंसोलिडेट पे जाऊंगा। कंसोलिडेट क्या होता है? allows us to consolidate and store memories, process emotional experiences, replenish glucose। ये सब टर्म जो है वो लगभग एक ही सेंस में दिए गए हैं चारों।
एग्जाम्पल्स है ना, सब सेम है। तो जो होगा प्रोसेस वही होगा रिप्लेनिश, वही होगा आपका स्टोर। तो स्टोर क्या है? स्टोर मेमोरीज। कुछ स्टोर करना क्या है? वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है? या एडवर्ब है स्टोर करना? verb, तो स्टोर का मतलब क्या होता है? रखना। तो ना आ गया ना नाना जी। प्रोसेस मतलब क्या होता है? कोई चीज को प्रोसेस करना। ना आ गया ना तो वर्ब है। तो रिप्लेनिश भी क्या हो जाएगा? बिना सोचे यही दो समझ में आ गया। मुझे ये नहीं पता ये क्या है। क्या अगला वर्ड क्या था? प्रोसेस नहीं पता मुझे, समझ लो। या रिप्लेनिश नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि कंसोलिडेट भी नहीं पता मुझे, रिप्लेनिश भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आया स्टोर मतलब होता है रखना, प्रोसेस मतलब होता है कोई चीज काम को करना। तो ये दोनों वर्ब है। तो रिप्लेनिश भी कौन सा वर्ड होगा? वर्ब होगा। ऐसा निकालूंगा मैं। चलो, रिप्लेनिश वर्ब है। अब यहाँ पे फिर नहीं डालते रिप्लेनिश ग्लूकोज। अब यहाँ पे डैश ग्लूकोज। अब इसका उल्टा बनाना है, मतलब ग्लूकोज को, मतलब यहाँ पे क्या है? रिप्लेनिश क्या है? पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? प्रोसेस, स्टोर, ये सारे वर्ड क्या थे? ये सारे पॉजिटिव थे या नेगेटिव वर्ड थे? ये सारे अगर पॉजिटिव थे, positive, पॉजिटिव थे तो रिप्लेनिश भी positive, कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव positive, है। तो इसका उल्टा क्या हो? कैसा वर्ड होना चाहिए? वो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। तो ढूंढो नेगेटिव वर्ड कौन सा है। रिस्टोर करना पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? रिस्टोर करना, कोई चीज को वापस करना, रिस्टोर करना पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ये आंसर नहीं हो सकता। positive, एग्जॉस्ट, ये नेगेटिव वर्ड है। रिचार्ज करना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वर्ड है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। एक्सीलरेट करना, पॉजिटिव है कि Positive. नेगेटिव वर्ड है? एक्सीलरेट करना, आगे बढ़ना, पॉजिटिव। ये भी नहीं हो सकता। मॉडिफाई करना, कोई चीज को नया करना, Positive. पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? पॉजिटिव। positive, ये भी नहीं हो सकता। तो अपने आप पहुंच गया आप। एग्जॉस्ट ही आंसर होगा इसका। exhaust, बाकी सब बाकी पॉजिटिव है, बाकी सब पॉजिटिव नहीं। सिनोनिम मुझे नहीं पता ना, इतनी इंग्लिश नहीं आती ना मेरे को। मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि बाकी सब पॉजिटिव वर्ड है। अब मुझे वहां पर रिप्लेनिश पॉजिटिव वर्ड था, मुझे उसका उल्टा बताना है तो नेगेटिव वर्ड बताना है। और नेगेटिव वर्ड पूरे पांचों ऑप्शन में से एक ही दिया हुआ है, एग्जॉस्ट, खत्म होना। तो रिप्लेनिश ग्लूकोज हो जाएगा एग्जॉस्ट ग्लूकोज। और समझ में भी आ रहा है कि रिप्लेनिश ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और एग्जॉस्ट ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। तो दिख भी रहा है मुझे इसका नेगेटिव वर्ड है, और उसका अपोजिट भी दिख रहा है। अभी समझ में आया कैसे सॉल्व करा जाता है? थोड़ा बहुत आइडिया yes, लगा sir. आपको? See, I'm not Yes, teaching sir. you how to solve this particular paragraph. मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसे टाइप के पैराग्राफ को अप्रोच कैसे करना चाहिए। अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। ये नहीं आने वाला एग्जाम, बट द टाइप ऑफ पैराग्राफ दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन दैट विल बी सेम, और इट विल बी इक्विवेलेंट ऑन दैट लेवल ओनली व्हिच इज गिवन ओवर हियर, एंड द अप्रोच शुड बी द सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी पैराग्राफ आएंगे यू शुड हैव द सेम अप्रोच। समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? No, sir. कुछ पूछना है किसी को? बोलो सर आपने आंसर्स नहीं बताए। सी, आंसर बताना जरूरी नहीं है। मैं चाहता ही नहीं कि आप उस क्वेश्चन को टच करो जो आपको एग्जाम में भी टच नहीं करना है, क्योंकि आदत वही लगती है। अगर मैं आज सॉल्व कराऊंगा तो आप एग्जाम में वो टच करोगे। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आंसर निकाल लेंगे इसका। लेकिन जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो वो जबरदस्ती टच करना शुरू कर देंगे। मैं चाहता ही नहीं हूँ मैं आप टच करो। जितने क्वेश्चन कराए उतने मोर देन सफिशिएंट है। पैराग्राफ में आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए बहुत है। अगर पैराग्राफ आसान है, अगर आपने 7 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना आसान पैराग्राफ होता है उतना बड़ा होता है पैराग्राफ एग्जाम में, और जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना छोटा आता है। तो छोटा होगा तो वर्ड्स बहुत टफ टफ होंगे, तो सर के ऊपर से निकलेगा। तो वहाँ पे छोट छोट जो 1-2 क्वेश्चन बनेंगे करो और निकल जाओ बाहर। लेकिन अगर बड़ा पैराग्राफ होगा तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो आपका टाइम खींचते हैं वहाँ पे। बट ऐसा है कि आसान रहता है, एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया, अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो आप फटाफट आंसर देखिए टिक मार सकते हो। बट इफ यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ हैबिट, वही मैंने बोला 100 करने वाला हैबिट आ जाता है। अगर आपने नहीं किया उतना तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार पैराग्राफ में ढूंढने निकलोगे, तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। किसी ने एक बार कहानी बता दिया और 10 क्वेश्चन पूछा, आपने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी आपकी मेमोरी शार्प है या इतना आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है तो समझ में आ रहा है, आप यू कैन गो फॉर पैराग्राफ। बट अगर आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन पढ़ते हो दोबारा पैराग्राफ में जाकर ढूंढना पड़ता है, तो बेटर नॉट टू सॉल्व दैट पैराग्राफ। टाइम पास है फिर। समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके देन, Yes, sir. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।